हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच जो होते हैं वो हर टीचिंग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और ये जो वीडियो होने वाली है ये टीचिंग एग्जाम्स के लिए होने वाली है। अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे कि टीएसटी, पीएचडी, बीपीएससी, एनवीएस, केवीएस, DSSS भी आपके लिए वीडियो यूजफुल होने वाली है। इसमें हम फिगर ऑफ स्पीच के 50 क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। रिकॉग्नाइज द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पे कौन से इस स्टेटमेंट में कौन से फिगर ऑफ स्पीच है? ही इज द न्यूटन ऑफ द आवर क्लास। यहाँ पे एक बच्चे को क्लास का न्यूटन बोल दिया गया है, मतलब उसको सीधा हमने न्यूटन बोल दिया, किसी का रेफरेंस दे दिया, एकदम डायरेक्ट रेफरेंस दे दिया। तो जब हम डायरेक्ट रेफरेंस दे देते हैं तो वो हो जाता है मेटाफर। तो यहाँ पे सी हो जाएगा। जैसे मैं एक एग्जाम्पल और दे दूं, जैसे मान लीजिए कोई खूबसूरत लग रहा है तो हम उसको ये बोले कि तुम तो चांद लग रही हो, तुम तो पूरी चांद हो, तो ये हो गया मेटाफर। लेकिन हम बोले कि तुम चांद जैसी लग रही हो, तुम चांद जैसी हो, तो ये हो गया सिमली, जिसमें हम तुलना करते हैं सिमली में कि तुम उसकी जैसी हो। लेकिन मेटाफर में हम उसको वही चीज बोल देते हैं, तुम चांद हो। जैसे मान लो कोई बहुत लंबा है, उसको हम बोल दें तुम तो जिराफ हो, और अगर हम बोल रहे हैं कि तुम जिराफ जैसी लंबी हो, तो ये हो गया सिमली। ठीक है, और अगर हम उसको जिराफ बोल दे रहे हैं तो मेटाफर हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट शोज ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन जहां पे हम दो अपोजिट वर्डों को, शब्दों को एक साथ रखा हुआ देखते हैं, वो होता है ऑक्सीमोरन। जैसे यहाँ ऑप्शन नंबर बी आप देखेंगे, ही इज लीडिंग अ हाईली बिजी, उसकी लाइफ बहुत बिजी है। आइडल लाइफ, तब भी आइडल जी रहा है, आइडल लाइफ है, एक आदर्श जिंदगी जी रहा है। अब बिजी और आइडल कैसे हो सकता है? दोनों अपोजिट वर्ड हैं, तब भी हमने इसको साथ में रखा हुआ है और सेंटेंस भी फिट बैठ रहा है, तो वहीं पर ऑक्सीमोरन का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे हमें फिगर ऑफ स्पीच बताना है। द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन, मतलब जो बच्चा होता है वो आदमी का भी पिता होता है, बाप होता है। तो यहाँ पे इस पूरे सेंटेंस में कॉन्ट्राडिक्शन दिख रहा है आपको, विरोधाभास दिख रहा है, जबकि मतलब हो नहीं सकता है, बट बात भी सच है। ये मतलब यहाँ पे पैराडॉक्स है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे पैराडॉक्स का प्रयोग किया गया है। पैराडॉक्स में होता क्या है ना कि बात सच्ची बोली जाती है, कोई सच्ची बात बोली जाती है वह, और पूरे सेंटेंस में कॉन्ट्राडिक्शन दिखता है, मतलब कि विरोधाभास दिखता है, लेकिन बात सच्ची होती है। पहले हमें ऑक्सीमोरन में सिर्फ दो शब्द अगल बगल रखे हुए दिख रहे थे, विरोधी शब्द थे, वो भी सेंटेंस सही होता है। लेकिन और उस पैराडॉक्स में क्या होता है कि पूरे सेंटेंस में विरोधाभास दिख रहा है, दो शब्द आपस में अगल बगल नहीं रखे हुए हैं। ठीक है, बात सच्ची इसमें भी बोली जाती है। जैसे द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, ये कैसे पॉसिबल है? बच्चा है, बच्चा आदमी का पिता कैसे हो सकता है? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी आंसर है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज मेटोनिमी। मेटोनिमी किस सेंटेंस में दिखाया गया है? तो मेटोनिमी का मतलब होता है कि जब आप किसी को पूरा होल बता दें, जैसे कि जैसे यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। हैव यू रीड द होल ऑफ जॉर्ज इलियट। अभी कह रहे हैं कि क्या आपने पूरा जॉर्ज इलियट को पढ़ लिया है? तो वो जॉर्ज इलियट की बात नहीं करना चाहता, एक्चुअल में वो जॉर्ज इलियट के जो वर्क है उनके बारे में बोलना चाहता है, बट वो उनके वर्क को और उनको दोनों को समान मान रहा है। कि अगर आप, वो कह रहे हैं कि जॉर्ज इलियट को पढ़ लिया, तो इसका मतलब जॉर्ज इलियट के वर्क की ही बात कर रहा है। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जाम्पल और दे दूं, मान लीजिए कोई राजा है, राजा या राजा के क्राउन और राजा, अगर हम क्राउन बोलते तब भी हमें समझ में आता है कि राजा है, और राजा बोलते तब भी राजा, मतलब कि किंग। तो किंग को हम क्राउन से भी प्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे ही जॉर्ज इलियट के वर्क को हम जॉर्ज इलियट बोलेंगे तब भी समझ में आएगा, उससे भी प्रेजेंट कर सकते हैं। तो मेटोनिमी वही होता है जब हम किसी व्यक्ति को, मतलब पूरा उसके होल को ही ले लें। तो यहाँ पे पूरे जॉर्ज इलियट को बोल दिया गया है, जबकि बात वर्क की होनी थी यहाँ पे। तभी हमें समझ में आ रहा है कि जॉर्ज इलियट के वर्क की बात हो रही है। ठीक है, मीनिंग क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, रिकॉग्नाइज द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे कौन से फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग हुआ है? आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। अब कह रहे हैं कि मैं ऐसे अकेला सा घूमता रहा जैसे बादल घूमते हैं। तो यहाँ पे एज का प्रयोग हुआ है, देखिए यहाँ पे एज, तो यहाँ पे सिमली है, सिमली में एज और लाइक का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है, यहाँ पे तुलना कर रहा है, अपने अकेलेपन की बादल से तुलना कर रहा है कि जैसे बादल घूमते रहते हैं वैसे ही मैं भी घूम रहा हूँ। तो एज का प्रयोग करके तुलना किया गया, तो सिमली का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे कि ओनोमेटोपोइया। ओनोमेटोपोइया क्या मतलब होता है कि आवाज, किसी भी तरह की साउंड, पत्तों की साउंड और सिक्के की साउंड आ सकती है। ठीक है, किसी भी तरह की साउंड आ सकती है। रिवर का जो पानी बह रहा होता है उसकी साउंड हो गई,
बुदबुदाने की साउंड हो गई, बजिंग की साउंड हो गई, हिसिंग की साउंड हो गई, तो किसी भी तरह की जो साउंड होती है उसको ओनोमेटोपोइया में रखा जाता है। तो यहाँ पे मर्मरिंग ऑफ इनन्यूमरेबल बीज, यहाँ पे बीज की साउंड की बात की जा रही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, रिकॉग्नाइज द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग 5 माइल्स मेंडरिंग इन मेजी मोशन। तो आपको यहाँ पे पढ़ने से ही पता चल रहा है कि एम की रिपीटेशन बार बार हुई है, एम एम एम, ठीक है। तो यहाँ पे एलिस्ट्रेशन का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 का डी आंसर राइट हो जाएगा, एलिस्ट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज क्लाइमेक्स। क्लाइमेक्स का मतलब होता है ना कि जब एक ही तरफ में बढ़ता रहे, सब कुछ बढ़ता हुआ, ऊंचाई की तरफ जाता हुआ, तो उसे हम बोलते हैं क्लाइमेक्स। जैसे पहले ये वॉक किया, आई वॉक, यानी पहले वॉक करता है, फिर ये जंप करता है, थोड़ा कूदता है, फिर डांस करने लगता है, तो ये क्लाइमेक्स ही तो हो रहा है। वॉक से शुरुआत करी, चलने से, फिर जंप किया, फिर डांस करने लगा। आई रन, मैं दौड़ा, मैं चला, मैं बैठ गया, ये तो उल्टा हो रहा है, क्लाइमेक्स नहीं हो रहा है, इसमें एंटी क्लाइमेक्स हो रहा है, इसमें एंटी क्लाइमेक्स हो रहा है कि पहले दौड़ा था, फिर चलने लगा, फिर बैठ गया, तो ये एंटी क्लाइमेक्स है, ये क्लाइमेक्स है। दोनों फिगर ऑफ स्पीच है, क्लाइमेक्स और एंटी क्लाइमेक्स। क्लाइमेक्स में कोई चीज आगे की तरफ बढ़ती है और एंटी क्लाइमेक्स में पीछे की तरफ बढ़ती है, जैसे दौड़ा, चला और बैठ गया। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर है 9 में पूछा गया है, रिकॉग्नाइज द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग। यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच बतानी है, कौन सी प्रयोग हुई है, ठीक है। लाइटली, ओ लाइटली दे बियर हर अलोंग, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइपरबोले भी प्रयोग नहीं हुआ है, क्लाइमेक्स भी नहीं प्रयोग हुआ, ओनोमेटोपोइया भी नहीं हुआ है, किसी की आवाज की बात नहीं, रिपीटेशन वो हुआ है, रिपीटेशन हुआ है, लाइटली, ओ लाइटली दे बियर हर अलोंग, तो यहाँ पे रिपीटेशन हो रहा है इन शब्दों का। ऑप्शन नंबर डी 9 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज हाइपरबोले। हाइपरबोले का प्रयोग कहाँ पर हुआ है, तो यू विल हैव टू स्पीक फॉर 100,000 ईयर्स टू डिस्क्राइब हर ब्यूटी, मतलब कह रहे हैं कि तुम्हें 100 सालों तक बोलना पड़ेगा। 100,000 मतलब 100,000 सालों तक बोलोगे उसकी ब्यूटी को डिस्क्राइब करने के लिए, मतलब वो इतनी सुंदर है कि तुम्हें 100,000 सालों तक उसकी ब्यूटी को डिस्क्राइब करने के लिए बोलना पड़ेगा। ये कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहा है, इतना फेंक रहा है। मान 2 मिनट की बात है कि ब्यूटी की डिस्क्राइब करें, 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, हो सकता है 20 मिनट, 1 घंटा, मतलब उससे ज्यादा तो मुझे कोई ब्यूटीफुल लग ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर ये कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है, तो यहाँ पे हाइपरबोले का प्रयोग हुआ है। हाइपरबोले का मतलब होता है हम जब बातों को बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं, एक्चुअल में उतना होता नहीं है जितना हम बढ़ा देते हैं एकदम से, मतलब पता नहीं हुआ बना दिया उसका, जबकि हुआ है नहीं, वो इतनी का ब्यूटीफुल है कि उसको 1000 सालों तक बोलना पड़ेगा, वो भी 100,000 सालों तक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड व्हेन अ स्टेटमेंट इज मेड एम्फेटिक बाय ओवर स्टेटमेंट। कह रहे कि मतलब जब कोई स्टेटमेंट जो होती है वो ओवर स्टेटमेंट, मतलब बढ़ा चढ़ा के बोला जाए, तो वहां पे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच। ओवर स्टेटमेंट का मतलब है कि बढ़ा चढ़ा के बोल देना, बढ़ा चढ़ा के बोलकर जोर दे रहा है, तो वहां पे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग होता है, तो वहां पे हाइपरबोले का प्रयोग होता है, मैंने अभी आपको ऊपर बताया। नेक्स्ट है, व्हाट फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड व्हेन 2 कॉन्ट्राडिक्टरी क्वालिटीज आर प्रेडिक्टेड एट वंस ऑफ द सेम थिंग। जब एक ही समय पर, एक ही जगह पर 2 कॉन्ट्राडिक्टरी शब्दों का प्रयोग हो रहा है, कॉन्ट्राडिक्टरी क्वालिटीज बताई जा रही हैं, विशेषताएं, तो वहां पे किस फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग हो रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीमोरोन का प्रयोग होता है। अब भी हमने पढ़ा ऊपर ऑक्सीमोरोन का, बिजी लाइफ और आइडल लाइफ, उसकी जो लाइफ थी बिजी थी और आइडल भी थी, बिजी भी थी आइडल भी थी, तो ऑक्सीमोरोन, जहाँ पे दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हैं लेकिन तब भी वो सही है, गलत नहीं है, सही है। जैसे कि बिटर ट्रूथ, अगर ट्रूथ सच्चाई, मतलब कैसे, बिटर ट्रूथ नहीं, सॉरी बिटर, हाँ बिटर ट्रूथ होता है, तो मतलब कड़वा भी है और सच भी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, इसका हो जाएगा 12 का सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इन विच फिगर ऑफ स्पीच द सेंस इज कन्वेड बाय द साउंड ऑफ वर्ड्स। अब ये तो समझ ही गए होंगे आप, साउंड की बात कर रहे हैं, आवाज की बात कर रहे हैं, किसमें आवाज आती है, साउंड आती है, तो ओनोमेटोपोइया में, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, इन विच फिगर ऑफ स्पीच इज देयर अ प्ले ऑन द वेरियस मीनिंग्स ऑफ अ वर्ड। शब्द के एक से ज्यादा मीनिंग होते हैं, शब्दों से खेलना, तो उसको क्या कहते हैं, तो वो होता है पन, पन में हम शब्दों से खेलते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15,
Which figure of speech is produced when the same sound is repeated more than twice at the beginning of the word? तो कह रहे हैं कि किसी शब्द के शुरू में जब शब्द कोई अक्षर बार बार रिपीट हो तो हम उसे क्या कहते हैं? तो किसी भी अक्षर के रिपीटेशन को हम एलिट्रेशन कहते हैं। अभी इसका एक एग्जांपल हमने देखा क्वेश्चन नंबर 7 में। एलिट्रेशन यानी किसी भी वर्ड के फर्स्ट लेटर को रिपीट होना, फर्स्ट लेटर का 2 या 2 से ज्यादा बार रिपीट होना। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ओनोमेटोपोइया? ओनोमेटोपोइया यानी कि आवाज आना, साउंड आना। तो फिर से साउंड हमें सुनना है। तो यहाँ पे इसमें देखिए कि द बिटल व्हील्स हिज ड्राउनिंग फ्लाइट, जो व्हील्स, क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीमोरन? अब यहाँ पे ऑक्सीमोरन का एग्जांपल छाटना है, ढूंढना है। देयर इज काइंड क्रुएलिटी इन द सर्जन्स नाइफ। अब देखिए यहाँ पे काइंड भी है और क्रुएलिटी भी है। काइंड और क्रुएलिटी एक साथ कैसे हो सकता है? सर्जन्स का जो नाइफ है, मतलब सर्जन जो होते हैं उनका जो चाकू होता है उसमें काइंड और क्रुएलिटी दोनों होता है। तो यहाँ पे ये कैसे हो सकता है? दोनों अपोजिट वर्ड एक साथ रखे गए हैं, तो यहाँ पे ऑक्सीमोरन का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एंटीथेसिस? एंटीथेसिस का एग्जांपल बताना है हमें। फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर। तो एंटीथेसिस होता है ना कि पूरे एक फ्रेज को उल्टा कर दिया। फेयर इज फाउल, फिर फाउल इज फेयर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। फेयर इज फाउल, फाउल इज फेयर। एंटीथेसिस होता है ना कि पूरे ही सेंटेंस को उसने फ्रेज को उठा के उल्टा कर देना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी वो होता है जब हम जो हमारे सामने है भी नहीं तब भी हम उसे पुकार रहे हैं, बुला रहे हैं। जैसे कि इसमें आप देखते हैं ऑप्शन नंबर सी में, ओ सॉलिट्यूड वेयर आर द चार्म्स। तो यहाँ पे सॉलिट्यूड मतलब एक ऐसी वस्तु चीज जो है भी नहीं तब भी हम उसे पुकार रहे हैं। जब सामने है भी नहीं तब भी पुकारना, तो वो होता है एपोस्ट्रोफी। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एलिट्रेशन? तो एलिट्रेशन तो हमें बहुत अच्छे से पता है। तो एलिट्रेशन में यहाँ पे लेटर्स का रिपीटेशन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विथ बीडेड बबल्स विंकिंग एट द ब्रीम। तो बी और बी 3 बार रिपीट हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पे भी फिगर ऑफ स्पीच को चूज करना है, कौन से फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड ऑन द बैटल फील्ड। तो कह रहे हैं कि जो रिवर्स ऑफ ब्लड है, खून की नदियां, युद्ध का जो मैदान होता है उसमें खून की नदियां बह रही होती हैं। तो इतना ज्यादा बढ़ा के कह रहा है, मतलब खून बहता है, लोगों का मतलब होता है नुकसान, खून तो बहता है, पर नदियां थोड़ी बहने लगती है कि इतना ज्यादा बह रहा है, तैर के निकल रहे हो खून में से, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इतना खून होता नहीं है शरीर में कि नदियां बहने लगेगी। तो यहाँ पे हाइपरप्ले का प्रयोग किया गया है, कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है। इतना तो मार पीट के भी नहीं आया होगा जितना बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22, कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट। अब यहाँ पे इसने कैमल को शिप बोल दिया है, ये नहीं बोला है कि एज लाइक ऐसा कुछ नहीं, डायरेक्ट शिप बोल दिया है। जबकि शिप तो कुछ और होता है, कैमल एक जानवर है, बट जानवर को शिप बोल दिया है इसने। तो यहाँ पे मेटाफर का प्रयोग हुआ है, जब हम किसी को उसकी पदवी दे दें, मतलब वो कोई पद दे दे कि तुम ये हो, तो जैसे कैमल को इसने शिप बोल दिया, तो मेटाफर का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, ओ माई लव्स लाइक अ रेड रोज दैट्स न्यूली स्प्रंग इन जून। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लाइक का प्रयोग हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइक अ रेड, मतलब अपनी लव को वो कह रहा है कि तुम लाइक अ रेड, जैसे रेड रोज होता है उस तरह एकदम स्प्रिंग के मौसम में, जून में तुम नई नई लग रही हो, एकदम खिली हुई सी लग रही हो। इसका कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पे ये तुलना कर रहा है, तो यहाँ पे सिमिली का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस। अपॉर्चुनिटी आती है दरवाजे पर एक बार आती है। अब अपॉर्चुनिटी जो है वो तो निर्जीव वस्तु है, वो नॉक कैसे कर सकती है? नॉक मतलब खटखटाना, तो कैसे खटखटा सकती है? दरवाजे पे तो कोई व्यक्ति खटखटा सकता है, अपॉर्चुनिटी तो खटखटाएगी नहीं। लेकिन बोला गया है निर्जीव वस्तु में जान डाल दी गई है, मनुष्य के गुण डाल दिए गए हैं। तो अपॉर्चुनिटी को ऐसे दिखा रहे जैसे वो मतलब कोई मनुष्य हो,
खटखटा रही है दरवाजा। तो जब हम किसी निर्जीव वस्तु में कोई ऐसी बात करें जैसे कि उसमें मनुष्य वाली क्वालिटी डाल दें तो उसको हम बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स ऑन किंग्स। तो यहाँ पे कह रहे जो डेथ है उसने भी किंग पे अपने ठंडे हाथ डाल दिए, मतलब कि राजा की मृत्यु जो हुई, राजा के ऊपर उसने अपने ठंडे हाथ डाल दिए, डेथ नहीं, मतलब राजा मर गया, यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है। तो डेथ ने अपने ठंडे हाथ कैसे डाल दिए? जो डेथ होती है उसके कोई ठंडे हाथ थोड़ी होते हैं। अब राजा की डेथ हो गई तो वो हुई, राजा की डेथ होने को कह रहा है कि डेथ ने हाथ डाले उस पर। तो यहाँ पर भी पर्सोनिफिकेशन का प्रयोग किया गया है। इसने डेथ को, जो एक नॉन लिविंग थिंग है, उसको भी जान दे दी है, मतलब ह्यूमंस वाली क्वालिटी दे दी है। उनके पास कोई हाथ तो होते नहीं है, तो यहाँ पर भी पर्सोनिफिकेशन का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। द मर्मरस हॉन्ट ऑफ फ्लाइज ऑन समर ईव्स। तो समर ईव्स में फ्लाइज की मर्मरस हॉन्ट के बारे में बोला गया है। तो यहाँ पे आप साफ पता चल रहा है कि ओनोमेटोपोइया का प्रयोग हुआ है, क्योंकि मर्मरस का मतलब था बुदबुदाना, बहुत धीरे धीरे सी आवाज करना। तो यहाँ पे साउंड की बात की गई तो ओनोमेटोपोइया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। मिल्टन दो शुडंट बी लिविंग एट दिस आवर। तो शुडस्ट बी लिविंग, तो यहाँ पर भी उसको बुला रहा है जबकि मिल्टन है नहीं, तब भी कह रहे हैं कि मिल्टन तुम्हें जिंदा होना चाहिए था, तुम्हें यहाँ होना चाहिए था इस टाइम पे। तो यहाँ पे भी अपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग किया गया है, क्योंकि मिल्टन है नहीं तब भी उसको आवाज़ लगाई जा रही है, बुलाया जा रहा है। हाउ हाई हिज ऑनर होल्ड्स हिज हॉटी हेड। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि, देखिए आप ध्यान से देखिए इसको, यहाँ पे एच का प्रयोग बार बार हो रहा है, ये तो पूरे में एच का प्रयोग हुआ है बार बार। तो एलिट्रेशन का ये फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे प्रयोग किया गया है, एलिट्रेशन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। येट ब्रूट सेज ही वॉज एम्बियस एंड ब्रूट्स इज एन ऑनरेबल मैन। यद्यपि ब्रूट्स ने कहा कि वो एम्बियस था एंड ब्रूट्स इज एन ऑनरेबल मैन, फिर भी वो जो ब्रूट्स है वो एक ऑनरेबल मैन है, सम्मानीय व्यक्ति है। तो यहाँ पे आयरनी कर रहा है उसकी, मतलब कि उसकी आयरनी का मतलब होता है एक मजाक सा उड़ाना किसी के मुंह पे या पीछे, बस मजाक उड़ाना। तो यहाँ पे ब्रूट्स का मजाक उड़ा रहा है, तो ये यहाँ पे आयरनी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ना तो यहाँ पे पन है, पन होता है कि शब्दों से खेलना, शब्द को बार बार रिपीटिशन होना, शब्दों से खेलना, तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा यहाँ पे। ऑक्सीमोरोन है नहीं, अपोजिट वर्डों को एक साथ रखा नहीं है। अपॉस्ट्रॉफी है नहीं, अपॉस्ट्रॉफी होता है जब कोई व्यक्ति वहां पे नहीं है तब भी बुला रहे हैं। आयरनी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 30 इज लाइफ वर्थ लिविंग दैट डिपेंड्स अपॉन द लाइवर। तो यहाँ पे पन का प्रयोग किया गया है, यहाँ पे शब्दों से खेल रहे हैं, तो यहाँ पे है पन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है द पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड। यहाँ पे पेन को, यहाँ पे पेन का मतलब पेन नहीं है, यहाँ पे पेन का मतलब होता है हाथ, लिखा हुआ, पढ़ा हुआ इंसान। पढ़े हुए इंसान को कह रहा है कि जो स्वॉर्ड होती है, जो तलवार होती है, जो तलवार चलाने वाले हाथ होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं तलवार चलाने वाले, उन व्यक्तियों से ज़्यादा ताकतवर हैं पढ़े लिखे लोग। यहाँ पे बोलना ये चाह रहा है एक्चुअल में, लेकिन ये दिखा कुछ और रहा है, रिप्रेजेंट किसी और चीज़ से कर रहा है, लेकिन हमें तो समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। तो यहाँ पे मेटोनिमी का प्रयोग किया गया है। जब हम उसको किसी ऐसी चीज़ से प्रेजेंट करें जिससे पूरा समझ में आ रहा है, जो उससे रिलेटेड है, तो उसको कहते हैं मेटोनिमी। अ रोलिंग रोड दैट रैम्बल्स राउंड द शायर। तो यहाँ पे फिर से एलिट्रेशन का प्रयोग किया है, रा 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 आर का बार बार प्रयोग किया गया है, तो एलिट्रेशन यहाँ पे फिर से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। द पॉगमैन होम गॉड प्लॉट्स हिज वियरी वे। क्वेश्चन नंबर 33 का है ट्रांसफर एपिटेट। ट्रांसफर एपिटेट में होता ये है द प्लॉमैन होमवर्ड प्लॉट्स हिज वियरी वे, मतलब जो होता है ऐसा ना कि हम इस पे किसी चीज़ को किसी और पे ट्रांसफर कर देते हैं। जैसे कि मुझे नींद नहीं आ रही है, ठीक है, नींद मुझे नहीं आ रही है, लेकिन मैं बोलूँ स्लीपलेस नाइट, मतलब जो रात है वही ऐसी है कि नींद नहीं आ रही है, रात को ही हमने स्लीपलेस बता दिया, जबकि स्लीपलेस मैं हूँ, ठीक है। मतलब कि ऐसे बोल दे कि हम जो दिन है वो उबाऊ है, दिन उबाऊ नहीं होता है, उबाऊ हम होते हैं, आलसी हम होते हैं, दिन तो वैसे ही है।
तो मतलब हम किसी चीज को किसी और पे ट्रांसफर कर दे रहे हैं, उसको कहते हैं हम ट्रांसफर एफिडेट। यहाँ पर भी वही करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, टू एरर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन। तो मनुष्य का काम है गलती करना और देवताओं का काम है माफ कर देना। तो यहाँ पे दो अपोजिट चीजों की बात कर रहे हैं एकदम। तो यहाँ पे एंटीथेसिस का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 35 है, ही पास्ड अ स्लीपलेस नाइट। अब जो नाइट थी, स्लीपलेस नाइट तो ये पर्सन था जो सोया नहीं, लेकिन ये कह रहा है नाइट स्लीपलेस थी, रात ही नहीं सोई, रात ही स्लीपलेस थी। तो इसने अपनी चीज को, अपनी फॉल्ट को दूसरे पे ट्रांसफर कर दिया। तो यहाँ पे है ट्रांसफर्ड एपिटेट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, द बेस्ट ब्रेन्स असेंबल्ड देयर। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि द बेस्ट ब्रेन असेंबल्ड देयर। तो वहाँ पे है भी नहीं, कोई है भी नहीं, लेकिन ये तब भी कह रहे हैं कि जो बेस्ट ब्रेन है वो यहाँ पे असेंबल्ड है। तो ब्रेन, दिमाग किसका होता है? मनुष्य का होता है। तो मनुष्य के दिमाग, मनुष्य को बोल रहा है वो कि मनुष्य ने यहाँ पे जन्म लिया था, लेकिन मनुष्य के एक पार्ट को ले लिया उसने, ब्रेन को। तो उसने मनुष्य को ना बोल के ब्रेन को बोला, लेकिन ब्रेन तो मनुष्य का होता है। जब हम किसी पूरे पार्ट, बॉडी को यूज करने की बजाय बॉडी के एक पार्ट को यूज करें, तो वहां पे हम प्रयोग करते हैं सिनोड की। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, सिनोड की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, आई हैव मैनी माउथ्स टू फीड। अब मेरे पास बहुत सारे मुंह है खिलाने के लिए। मुंह खिलाने के लिए तब होंगे ना जब आदमी होंगे। अब मुंह तो आदमियों की है, तो यहाँ पे भी सिनोड की है। आदमी के होंगे या फिर जानवर के होंगे। यहाँ पे ये कहना चाहता है कि मेरे बहुत सारे फैमिली मेंबर्स हैं जिनका मुझे पालन पोषण करना है, चाहे वो जानवर हो चाहे फैमिली मेंबर्स हो, ठीक है। तो वो कहना तो एक्चुअल में चाहता है कि मनुष्य मेरे पास, मेरे फैमिली मेंबर ज़्यादा है, लेकिन कह रहा है माउथ से खिलाने के लिए। तो उसका एक पार्ट का उसने प्रयोग किया, यहाँ पे होल का नहीं किया। तो यहाँ पे 37 का ए, यहाँ पे भी सिनोडिकी का प्रयोग हुआ है। आई होप कि सिनोडिकी को आप अच्छे से समझ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 38 है, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। तो यहाँ पे एंटीथेसिस का प्रयोग हुआ है, क्योंकि यहाँ पे दो अपोजिट चीज़ों को कहा गया है, दो अपोजिट फ्रेज का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे होगा एंटीथेसिस। ऑप्शन नंबर बी 38 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, ओ डेथ वेयर इज द स्टिंग। तो यहाँ पर भी डेथ है नहीं, उसको बुला रहा है। तो जब कोई चीज़ हमारे पास होती नहीं है तब भी हम उसे बुला रहे होते हैं, तो वहाँ पे होता है अपोस्ट्रोफी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी। तो कह रहे हैं कि लाइफ जो है एक टेल है जो कि एक इडियट के द्वारा बोली जा रही है। तो यहाँ पे ये उस अपनी जिंदगी को, लाइफ को ही पूरा टेल कह दे रहा है। लाइफ एक, ये नहीं कह रहा कि लाइफ एक टेल की तरह है, नहीं, लाइफ ही टेल है। तो यहाँ पे जब हम किसी चीज को पूरा का पूरा वही बोलते, जैसे मैं 2 सेंटेंस बोलती हूँ, ध्यान दीजिएगा। मान लो मैं कह रही हूँ कि तुम चांद हो, तो यहाँ पे मेटाफर है, जब हमने उस लड़की को चांद बोल दिया डायरेक्ट। अब मैं दूसरा सेंटेंस बोलती हूँ, जैसे तुम चांद जैसी हो, तो मैंने यहाँ पे उसकी तुलना करी चांद से। पूरा चांद नहीं उसे बोला कि तुम चांद हो, तुम चांद जैसी हो। तो यहाँ पे सिमिली आएगा जब जैसा जैसी लगा दे, तो लाइक या एज लगा दे तब। तो यहाँ पे है मेटाफर, क्योंकि इसने लाइफ को ही टेल बोल दिया, कहानी बोल दिया एक तरह से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, दाई सोल वॉज लाइक ए स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट। तो यहाँ पे सोल को स्टार की तरह बता रहा है। तो यहाँ पे लाइक लगा हुआ है, तो जब लाइक वगैरह लगा रहे, लाइक या एज लगा रहे, तो यहाँ पे ये स्टार से, जो हमारी सोल है उसको, जो सोल है उसको स्टार से कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे सिंपली का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, ही कैन डेवोर माउंटेन्स ऑफ फूड एंड ड्रिंक रिवर्स ऑफ विस्की। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि वो खाना, मतलब जो फूड होते हैं उनकी पहाड़ बना सकता है और विस्की की नदियाँ बना सकता है। तो कुछ ज़्यादा ही नहीं बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं। फूड के माउंटेन्स बना देना और विस्की की नदियाँ बहा देना, ये कोई आसान बात थोड़ी है। तो यहाँ पे हाइपर प्ले का प्रयोग हुआ है, कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 43, देयर ऑनर कम्स अ पिलग्रिम ग्रे। तो यहाँ पर मेटाफर भी नहीं है, अपोस्ट्रोफी भी नहीं है। देखते हैं हम ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है, यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन का प्रयोग किया गया कि उनका ऑनर कम्स ऑफ पिलग्रिम ग्रे, पिलग्रिम ग्रे बनकर आता है उनका ऑनर जो है वो। तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन का प्रयोग किया गया है कि उस ऑनर को
मतलब मनुष्य की क्वालिटी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, एन एम्बेसडर इज अ मैन हु लाइज अब्रॉड फॉर द गुड ऑफ हिज कंट्री। तो यहाँ पे ये शब्दों से खेल रहे हैं, देखिए आप ध्यान से। तो यहाँ पे भी पन का प्रयोग किया गया है। यानी कि जो एम्बेसडर होता है वो एक ऐसा आदमी होता है जो अपनी कंट्री के अच्छाई के लिए दूसरी कंट्री में रह रहा होता है, अब्रॉड में रह रहा होता है। अब अपनी ही कंट्री की अच्छाई के लिए दूसरी कंट्री में रहना पड़ रहा है। तो ये मतलब है ना, थोड़ा सा शब्दों से खेलने वाली चीज है कि अपनी कंट्री की अच्छाई के लिए, भलाई के लिए दूसरी कंट्री में रहना पड़ रहा है। तो यहाँ पे पन का प्रयोग किया, पर्सोनिफिकेशन नहीं है, कुछ ह्यूमन वाली क्वालिटी नहीं बता रहा है, मेटोनिमी भी नहीं है, आयरनी भी नहीं है, यहाँ पे पन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, हस्बैंड्स हैड C5 ऑन द होली अल्टर। तो यहाँ पे आयरनी कर रहा है इसकी, हस्बैंड्स हैड C5 ऑन द होली अल्टर में यहाँ पे इसकी आयरन करी जा रही है। मुझे याद नहीं आ रहा है कि कहाँ से लिया गया है एक्चुअली में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, हिज ऑनर रूटेड इन डिसऑनर स्टूड। उसका जो ऑनर था, यहाँ पर देखिए ऑनर और डिसऑनर दोनों को एक साथ रखा गया है। हिज ऑनर रूटेड इन डिसऑनर स्टूड। तो यहाँ पे दो कॉन्ट्राडिक्टरी शब्दों को एक साथ रखा गया है एक ही सेंटेंस में। यहाँ पे ऑक्सीमोरन का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है स्कैप्चर एंड क्राउन मस्ट टम्बल डाउन। तो यहाँ पे मेटोनिमी का प्रयोग किया गया है। मेटोनिमी मतलब उसको पूरा होल को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, अ लाई हैज नो लेग्स। मतलब कि जो झूठ होता है उसके कोई पैर नहीं होते, लाई के लेग्स नहीं होते। तो यहाँ पे ये ह्यूमन की क्वालिटीज दिखाने की बात कर रहे हैं। लाई के कोई पैर वैसे भी नहीं होते, झूठ चल के नहीं जा सकता। निर्जीव वस्तु में मनुष्य की क्वालिटी दिखाने की कोशिश कर रहे थे, ये पर्सोनिफिकेशन है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, यूथ इज फुल ऑफ प्लेजर, एज इज फुल ऑफ केयर। यूथ जो है वो फुल ऑफ प्लेजर से भरे हुए हैं और एज इज फुल ऑफ केयर, एज जो है वो फुल ऑफ केयर से भरी हुई है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, ये दोनों विरोधाभास समझ में आ रहा है, दोनों ही ये फ्रेजेस जैसे हैं। तो यहाँ पे एंटीथेसिस का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, फाइनली ये लास्ट क्वेश्चन है। द राइटियस सेल फ्लोरिश एज द पाम ट्री। राइटियस सेल की जो कंपैरिजन किया गया वो पाम ट्री से किया गया है। तो यहाँ पे सिमिली का प्रयोग किया जा रहा है। तो ये थे हमारे 50 क्वेश्चंस जो कि हमने फिगर ऑफ स्पीच से कंप्लीट किए। आई होप ये कुछ थोड़ा यूजफुल रही होगी वीडियो आपके लिए और कुछ समझ में भी आया होगा कि फिगर ऑफ स्पीच होता क्या है, कैसे प्रयोग होता है, कौन से फिगर ऑफ स्पीच। कुछ तो ईजी हैं, कुछ ईजी हैं, लेकिन कुछ थोड़ा सा टफ हैं। डिफरेंसेस में से पता करना पड़ता है कि कौन सा कैसे हैं। डिफरेंसेस 2-3 में आपको कन्फ्यूजन होगी, क्लियर कर लीजिएगा। जैसे ऑक्सीमोरोन है, मेटाफर है, पैराडॉक्स है इनमें, और एक एंटीथेसिस मेटोनिमी है और सिनोडिकी है, इनमें कर लीजिएगा। एंटीथेसिस थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।